कांच की ऊंची दीवारों से छनकर आती हल्की धूप पूरे टर्मिनल को दूधिया चमक में नहला रही थी। सुबह का समय था, पर एयरपोर्ट के भीतर पहले से ही यात्रियों का समंदर उमड़ चुका था। सुरक्षा जांच की लंबी कतारें किसी अनंत रिबन की तरह मुड़ती घूमती आगे बढ़ रही थीं। कॉफी मशीनों से उठती भाप में ताजा पिसी बीन्स की गंध फैली थी, और हर कुछ सेकंड में लाउडस्पीकर पर गूंजती घोषणाएं इस भीड़ के शोर में मिलकर एक अजीब सी लय बना रही थीं, जैसे हर आवाज किसी अदृश्य घड़ी की टिक टिक से ताल मिला रही हो। इसी भीड़ में दरवाजे के पास एक आकृति धीरे धीरे दिखाई दी। 55 वर्ष का आदमी, रघुनाथ। पुरानी लेकिन साफ शर्ट, धूल भरी पैंट, कंधे पर जर्जर झोला, चेहरे पर गहरी थकान की महीन रेखाएं और आंखों में ऐसी गंभीरता जैसे वर्षों की चुप्पी जमा हो। उसका कदम दर कदम चलना जैसे अपने आप में एक कहानी कह रहा था। पहली बार अकेले हवाई यात्रा करने का संकोच और भीतर छुपी बेचैनी। रघुनाथ की नजरें हर तरफ घूम रही थीं। बोर्डिंग पास को उसने दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा था जैसे कोई बच्चा नया खिलौना पकड़ता है। पर उसकी इस सहजता को किसी ने सादगी नहीं, शक की निगाह से देखा। कतार में खड़े कुछ लोग धीमे धीमे बातें करने लगे। कपड़ों पर ठहरे हुए धूल के कण और झोले की जर्जरता कई आंखों में सवाल बनकर चमक उठी। एक महिला ने पास खड़े साथी से फुसफुसाकर कहा, किसी काम वाला तो नहीं? एक नौजवान ने मोबाइल थोड़ा तिरछा कर उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, फिर हंसी दबा ली। सुरक्षा जांच पर पहुंचते ही वह अनकहा शक और गहरा हो गया। मेटल डिटेक्टर के गेट पर खड़ा गार्ड पहले तो तटस्थ रहा, फिर जैसे ही रघुनाथ का झोला मशीन से गुजरा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। बैग खोलिए, उसने कठोर स्वर में कहा। रघुनाथ ने झोला सावधानी से खोला। अंदर बस कपड़े, एक पुराना टिफिन और दवाइयों का छोटा पैकेट। गार्ड ने बिना कोई बात किए हर चीज को हाथ से टटोला, फिर भी उसके चेहरे का संदेह कम नहीं हुआ। आप अकेले यात्रा कर रहे हैं? दूसरा अधिकारी आ पहुंचा। जी हां, रघुनाथ ने धीमी आवाज में कहा। टिकट दिखाइए, फिर से, अधिकारी ने तेजी से कहा, मानो पहली बार का दिखाया टिकट किसी मायने का ना हो। टिकट बार बार स्कैन हुआ। बारकोड बिल्कुल सही था, पर अधिकारी का शक जैसे स्कैनर से बड़ा था। उसने मैनेजर को बुलाने का इशारा किया। भीड़ में खड़े लोग अब खुलेआम रघुनाथ को घूर रहे थे। कुछ ने गर्दन बढ़ाकर देखने की कोशिश की, कुछ के चेहरे पर हल्की हंसी थी। मैनेजर तेज कदमों से आया। उसके जूते की आवाज चमकदार फर्श पर गूंज उठी। उसने रघुनाथ को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कपड़ों की हर सिलवट में कोई राज छुपा हो। कहां जा रहे हो? उसकी आवाज में आदेश था। मुंबई, बेटे से मिलने, रघुनाथ ने नजर झुकाकर कहा। पहली बार उड़ रहे हो? जी। मैनेजर ने हल्की हंसी हंसी, जो सम्मान से ज्यादा तिरस्कार में डूबी थी। इतने पुराने कपड़ों में? पास दिखाओ। उसने टिकट और आईडी को बार बार उलट पलट कर देखा। यह असली है भी या नहीं? उसने बगल के स्टाफ से कहा, दोबारा सिस्टम में डालो। रघुनाथ खड़ा रहा। चेहरे पर कोई शिकायत नहीं, बस गहरी चुप्पी। आसपास की भीड़ अब खुलेआम कानाफूसी कर रही थी। किसी ने धीमे से कहा, शकी लगता है। किसी बच्चे ने मां का हाथ खींचकर पूछा, मम्मी, ये आदमी क्यों अजीब है? मैनेजर की आवाज अचानक और ऊंची हो गई। तुम सोचते हो ऐसे कपड़ों में कोई मजाक कर सकता है? यहां सुरक्षा का मामला है। उसने टिकट रघुनाथ के हाथ पर जोर से पटका। सीधा जवाब दो, कौन हो तुम? रघुनाथ का गला सूख गया, पर उसने संयम से कहा, मैं बस अपने बेटे से मिलने जा रहा हूं। भीड़ का शोर जैसे ठहर गया। फिर मैनेजर ने हाथ हिलाकर पास खड़े सुरक्षा गार्ड को इशारा किया। ले चलो इसे साइड में। गार्ड ने रघुनाथ का हाथ पकड़कर झटके से खींचा। झोला जमीन पर गिर पड़ा। अंदर की दवाइयां फर्श पर बिखर गईं। रघुनाथ झुकने ही वाला था कि गार्ड ने उसे धक्का देकर सीधा खड़ा कर दिया। हिलना मत! गार्ड की कड़क आवाज चारों ओर गूंज उठी। भीड़ में से किसी ने मोबाइल निकालकर वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, पर कोई आगे नहीं आया। मैनेजर का चेहरा अब गुस्से से लाल था। समझते क्या हो तुम? यहां खेल नहीं है। और इसी गुस्से में उसने गार्ड को इशारा किया। अगली ही पल गार्ड का हाथ उठा और रघुनाथ के गाल पर तेज थप्पड़ की आवाज पूरे टर्मिनल में गूंज गई। आसपास खड़े लोग एक पल को सन्न रह गए।
कॉफी मशीन की भाप, घोषणाओं की गूंज, सब कुछ जैसे थम गया। रघुनाथ ने बस आंखें बंद कर लीं। कोई प्रतिकार नहीं, बस हल्की सी कंपी उसके हाथों में। भीड़ में किसी ने धीरे से कहा, वीडियो ले लो, ये गलत है। पर आवाज इतनी धीमी थी कि भीड़ के शोर में खो गई। मैनेजर ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अब अगर सब सही निकला तो उड़ान पकड़ लेना, वरना पुलिस को सौंप देंगे। फिर वह तेज कदमों से लौट गया। गार्ड ने रघुनाथ को एक ओर खड़े रहने का आदेश दिया। रघुनाथ वहीं स्थिर खड़ा रहा। आंखों में कोई आंसू नहीं, बस एक गहरी अडिग चुप्पी, मानो अपमान की आग भीतर कहीं धधक रही हो, पर बाहर केवल सन्नाटा। लखनऊ पुलिस मुख्यालय की 5वीं मंजिल पर डिजिटल कमांड सेंटर की दीवार भर एलईडी स्क्रीनें सुबह की खबरों, ट्रैफिक फीड और जिला जिला की रिपोर्टों से चमक रही थीं। दीवार पर लगी एक स्क्रीन पर राष्ट्रीय खबरें, ब्रेकिंग का नीला पट्टा टिक टिक चलता था। बाकी स्क्रीन पर क्राइम मैप, लाइव सीसीटीवी और इमरजेंसी कॉल्स का डेटा। समय था 6:42। ड्यूटी ऑफिसर ने शिफ्ट लॉग अपडेट किया ही था कि एक लैपटॉप पर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग डैशबोर्ड से तेज बीप सुनाई दी। वायरल, दिल्ली एयरपोर्ट पर अपमान। ऑन कॉमन मैन ऑन एयरपोर्ट एब्यूज। आईपीएस अधिकारी आरव मिश्रा उस वक्त अपने क्यूबिकल में थे। मेज पर साफ सुथरी फाइलें, एक खुले नोटपैड पर पेंसिल का आधा लिखा हुआ स्केच, किसी सड़क दुर्घटना की साइट मैप और दाईं तरफ रखा स्टील का गिलास जिसमें चाय ठंडी हो चुकी थी। ड्यूटी ऑफिसर ने हल्का दरवाजा खटखटाया। सर, यह क्लिप शायद देखने लायक है। आरव ने स्क्रीन की ओर देखा। कोई यूजर, शायद एक यात्री, ने 57 सेकंड का वीडियो अपलोड किया था। दिल्ली एयरपोर्ट का सिक्योरिटी जोन, एक साधारण कपड़ों वाला अधेड़ और फिर एक मैनेजर की कड़ी आवाज, भीड़ की फुसफुसाहट तथा अगले ही पल हवा में चटकती एक थप्पड़ की आवाज। पहले कुछ सेकंड आरव ने पेशेवर नजर से देखा। फ्रेमिंग, पैन, एंगल, बैकग्राउंड, यूनिफॉर्म पर बैज, सब कुछ जैसे उनकी ट्रेनिंग अपने आप गिनने लगी। लेकिन 17वें सेकंड पर जब कैमरा उस आदमी के चेहरे पर स्थिर हुआ, उसकी आंखों की गंभीरता और गाल की लाल पड़ती चमड़ी दिखी। आरव के भीतर कुछ टूट सा गया। उंगलियां खुद ब खुद मेज की धार कसने लगीं। आवाज उनके गले में अटक गई। वह चेहरा, वही हल्की झुर्रियां, वही आदत कि अपमान पर भी आंखें सीधे रखने के बजाय जरा सा नीचे झुका लेना। यह संकोच, यह धैर्य, यह उनके पिता रघुनाथ की छवि थी। भीतर कहीं पुरानी धुंध उठी। 55 गज का कच्चा आंगन, दाल रोटी की खुशबू और वही हाथ जो बरसों पहले उसके स्कूल के पहले दिन उसे साइकिल के कैरियर पर बिठाकर ले गए थे। उस स्मृति के बीच वर्तमान की थप्पड़ आवाज फिर से कानों में गूंज गई। आरव की आंखों में एक पल को अंगार सा गुस्सा उठा, पर उस अंगारे के ऊपर वर्षों की सेवा, शपथ और कानून की ठंडी परत थी। उसने गहरी सांस ली। सन्न रह जाना और टूट जाना, ये दोनों विकल्प उसे स्वीकार नहीं थे। उसे वही करना था जिसके लिए वह वर्दी पहनता है, कानून के जरिए सम्मान लौटाना। उसने तुरंत इंटरकॉम उठाया। कंट्रोल, सोशल मीडिया यूनिट से वो क्लिप फुल रेजोल्यूशन में खिंचवाओ। सोर्स, टाइम स्टैम्प, जियोलोकेशन जो मिल सके सब। और वीडियो जिसने अपलोड किया है उसे डीएम के जरिए एक औपचारिक अनुरोध भेजो कि मूल फुटेज और मेटाडेटा सुरक्षित रखे। आवाज स्थिर थी, पर टेबल पर रखे ठंडे गिलास पर उसकी उंगलियां हल्का कंपन पैदा कर रही थीं। अगला कॉल दिल्ली एयरपोर्ट के एयरोड्रोम कंट्रोल रूम को था। लखनऊ से आईपीएस आरव मिश्रा बोल रहा हूं। अभी एक घटना का वीडियो सामने आया है। सिक्योरिटी जोन में एक नागरिक के साथ दुर्व्यवहार। कृपया वर्तमान ड्यूटी सुपरवाइजर से बात कराइए। कुछ ही सेकंड में दूसरी ओर से संयत आवाज आई। जी सर, ऑन कॉल। आरव का स्वर पेशेवर रहा। मैं आपसे कोई दखल नहीं चाहता, सिर्फ प्रोटोकॉल की याद दिला रहा हूं। उस समय की कैमरा फीड, एंट्री गेट, सिक्योरिटी लेन और मैनेजर डेस्क, सबका फुटेज प्रिजर्व कराइए। कोई ओवरराइट नहीं, कोई एडिट नहीं। चेन ऑफ कस्टडी लॉग खुलवाइए और एक इंसिडेंट रिपोर्ट शुरू कीजिए। जिन कर्मियों की ड्यूटी थी, नाम, आईडी, रोस्टर सब अलग कीजिए। फोन रखते ही उसने ईमेल क्लाइंट खोल दिया। सब्जेक्ट लाइन सटीक थी। urgent, preservation and joint review, दिल्ली एयरपोर्ट इंसिडेंट, वीडियो वायरल।
रिसीवर्स गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव, कानून व्यवस्था, डीजीसीए के डायरेक्टर, एयर सेफ्टी के समन्वय अधिकारी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के टर्मिनल ऑपरेशंस हेड और सीआईएसएफ ग्रुप कमांडर, एयरपोर्ट सिक्योरिटी। मेल के भीतर उसने टाइमलाइन लिखी। 6:42, वायल क्लिप फ्लैग 6:47, प्रारंभिक विजुअल कॉन्फर्मेशन 0650, इनिशियल कॉल टू एरोड्रोम कंट्रोल 0655, एविडेंस प्रिजर्वेशन रिक्वेस्ट इनिशिएटेड। और फिर 3 मांगें। 1. तत्काल सर्कुलर निकालकर संबंधित टाइम स्लॉट का सारा सीसीटीवी और एक्सेस कंट्रोल लॉग सुरक्षित किया जाए। 2. ड्यूटी रोस्टर और मैनेजर ऑन ड्यूटी का नामांकित विवरण साझा हो। 3. संभावित पीड़ित यात्री की पहचान के लिए हेल्प डेस्क रिकॉर्ड टिकट स्कैन लॉग का सीमित, कानूनी अनुरूप उपयोग हो। अंत में उसने लिखा, यह अनुरोध निजी कारणों से नहीं, बल्कि नागरिक अधिकार और सुरक्षा शिष्टाचार के उल्लंघन के संभावित मामले के मद्देनजर किया जा रहा है। कृपया इसे जॉइंट रिव्यू केस माने। सेंड बटन दबाते ही मोबाइल पर न्यूज ऐप की डिंग बजी। दिल्ली एयरपोर्ट विवाद, साधारण कपड़ों वाले व्यक्ति से बदसलूकी, वीडियो वायरल। थंबनेल में वही फ्रेम था, रघुनाथ का चेहरा, आंखें नीचे और पीछे किसी के हाथ का अधूरा सा झटका। आरव की सांस फिर भारी हुई, पर उसने खुद को कुर्सी में सीधा किया। भावनाएं जो करना चाह रही थीं, कानून उससे अलग काम चाहता था। उसने कलाई घड़ी देखी। 7:02। कंट्रोल, उसने इंटरकॉम पर कहा। मीडिया मॉनिटरिंग ऑन हाई अलर्ट। कोई भी भ्रामक सूचना आती है तो क्रॉस वेरीफाई करके ही नोट करें। क्राइसिस कम्युनिकेशन का ड्राफ्ट बनाइए। एक लाइन स्पष्ट रहे। जांच कानून सम्मत ढंग से होगी। किसी को भी भीड़ भावना के आधार पर दोषी या निर्दोष नहीं माना जाएगा। कमांड सेंटर में अब हलचल थी। आईटी अधिकारी ने कहा, सर, अपलोडर से संदेश आया है। वह मूल फुटेज और फोन का टाइम लॉग देने को तैयार है, बशर्ते उसकी पहचान गोपनीय रखी जाए। बिल्कुल, आरव ने कहा। उसे लिखित आश्वासन दीजिए कि उसके डेटा का उपयोग सिर्फ जांच के लिए होगा। साथ ही उससे रिक्वेस्ट कीजिए कि वह जिस लेन में था, जिस काउंटर के पास खड़ा था, उसके सटीक मिनट सेकंड बताए। इससे कैमरा फीड मैच करना आसान होगा। उसी समय एक और ईमेल पिंग हुआ। डीजीसीए के समन्वय अधिकारी का संक्षिप्त उत्तर, रिसीव्ड, कोऑर्डिनेटिंग विद एएआई एंड सीआईएसएफ, प्रिजर्वेशन इनिशिएटेड। आरव ने राहत की धीमी सांस ली, लेकिन यह शुरुआत भर थी। उसने अपने पीए से कहा, मेरा ट्रैवल रेडी रखिए। कोई औपचारिक बैठकों में मेरा नाम न डालें। मैं दिल्ली के लिए निकल सकता हूं। अभी फाइनल नहीं कह रहा, पर तैयार रहिए। कुर्सी से उठते हुए उसने फोन उठाया। इस बार नंबर घर का नहीं, सीधे पिता का था। उंगलियां स्क्रीन पर अटक गईं। कॉल नहीं किया। उसने सिर्फ अपने फोन की गैलरी खोली। एक पुरानी तस्वीर, धूप में मुस्कुराते रघुनाथ, मिट्टी सने हाथ और पीछे आधा बना छोटा सा बरामदा। आरव ने स्क्रीन लॉक किया। यह जांच उसके पिता के लिए नहीं, हर उस अनदेखे चेहरे के लिए थी जो साधारण कपड़े पहनकर भी अपने भीतर सम्मान का पहाड़ लिए चलता है और जिसे दुनिया अक्सर कमतर समझती है। लीगल लाइन पर आइए, उसने अगला आदेश दिया। डिजिटल एविडेंस के लिए हमें तुरंत ईमेल के साथ साथ एक औपचारिक लेटर भी जारी करना होगा। शब्द सटीक हों, एविडेंस प्रिजर्वेशन, कस्टडी लॉग और डेटा इंटीग्रिटी, तीनों स्पष्ट। लीगल ऑफिसर जुड़ गए। सर, ड्राफ्ट तैयार है। हम एयरपोर्ट ऑपरेटर को यह भी लिखेंगे कि कोई भी इंटरनल इंक्वायरी बाहरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट होकर ही चले, ताकि दोहरी बातचीत से तथ्य न बिगड़ें। आरव ने सिर हिलाया। और जोड़िए, जिन कर्मियों का नाम सामने आए, उनके साथ कोई समरी एक्शन पब्लिक डोमेन में शेयर न किया जाए जब तक कि प्राथमिक जांच की बुनियादी प्रक्रिया पूरी न हो। भीड़ को गुस्सा नहीं, हमें कानून चाहिए। लखनऊ कंट्रोल रूम की एक स्क्रीन पर अब दिल्ली एयरपोर्ट का लाइव न्यूज फीड चल पड़ा था। रिपोर्टर बाहर खड़ा था, कह रहा था कि अंदर कुछ घटा है, फुटेज वायरल है, अधिकारी सक्रिय हैं। आरव ने उस स्क्रीन से ध्यान हटाकर अपने सामने के मैप पर नजर गड़ाई। सीआईएसएफ संपर्क? उसने पूछा। सर, ग्रुप कमांडर लाइन पर हैं, कम्युनिकेशंस ऑफिसर ने कहा। जी, आरव बोल रहा हूं, उसने शांत स्वर में कहा। मदद चाहिए। हमारा उद्देश्य टकराव नहीं, समन्वय है। उस समय का सिक्योरिटी जोन
आपकी कस्टडी। आप प्रोटोकॉल से बेहतर कोई नहीं जानता। कृपया संबंधित जवान और सुपरवाइजर को चिन्हित कर एक इंटरनल नोट बनाइए। जो भी यूज ऑफ फोर्स या हैंडलिंग हुआ है उसका ऑडिट कीजिए। और एक बात, पीड़ित व्यक्ति की सुरक्षा और गोपनीयता प्राथमिक होनी चाहिए। उसे भीड़ या मीडिया के सामने खड़ा न किया जाए। लाइन पर क्षण भर सन्नाटा रहा। फिर जवाब आया, कॉपी दैट सर, हम सहयोग में हैं। थैंक यू, आरव ने कहा। हम सब एक ही पक्ष में हैं, कानून के। इतने में मीडिया सेल ने ड्राफ्ट स्टेटमेंट भेजा। आरव ने 2 पंक्तियां बदल दी। भावना की जगह न्याय प्रक्रिया और दोषी की जगह संभावित उल्लंघनकर्ता। शब्दों के चयन में ही पहली निष्पक्षता बसती है। उसने ओके किया। यह स्टेटमेंट अभी जारी न कीजिए, पहले एक और काम। कंट्रोल, एयरलाइंस ओम्स से कनेक्ट कराइए। जिस फ्लाइट के बोर्डिंग पास पर उस व्यक्ति का स्कैन दिखता है उससे रूटीन कंफर्मेशन लें। कोई डिस्टरबेंस इन कैबिन तो नहीं, कोई रिपोर्ट? और हां, केबिन क्रू का पीटीओ शीट भी रिजर्व कराइए, उसने समझाया। क्योंकि अगर सिक्योरिटी जोन में हाथ उठना गलत है तो विमान में तिरस्कार भी कर्तव्य उल्लंघन के दायरे में आ सकता है। हमें पूरा परिप्रेक्ष्य चाहिए। पीए दरवाजे पर आया। सर, आपकी कार तैयार है। अभी नहीं, आरव ने धीरे से कहा। पहले कागज सही, फिर कदम। फिर भी उसने अपनी जैकेट कुर्सी की पीठ से उठाकर पहनी। चेहरे पर अब शांति थी, वही शांति जो गुस्से से बड़ी होती है। उसने टीम की ओर देखा। सुनिए, यह केस मेरे लिए निजी है, पर हमारी प्रक्रिया सार्वजनिक और निष्पक्ष होगी। किसी पर बिना सुनवाई के आरोप नहीं, किसी को बिना जवाबदेही के राहत नहीं। जो भी हुआ है उसकी सच्चाई बाहर आएगी, ठंडे दिमाग से, सधे कदमों से। फोन फिर बजा। एयरपोर्ट अथॉरिटी के टर्मिनल हेड थे। मिश्रा जी, हमने आपके निर्देश पर फुटेज लॉक कर दिए हैं। इंटरनल इंक्वायरी नोटिस जारी हो गया है। मैनेजर ऑन ड्यूटी और संबंधित सिक्योरिटी गार्ड को अस्थायी रूप से ऑफ रोल बुलाया जा रहा है जब तक प्राथमिक तथ्य संकलित न हो जाए। गुड, आरव ने कहा। कृपया ध्यान रहे, यह सस्पेंशन का ऐलान नहीं, सिर्फ ड्यूटी रिलीफ है। शब्दों का असर होता है। हम किसी को पूर्वाग्रह में नहीं ढकेलेंगे। और एक अनुरोध, पीड़ित व्यक्ति को अगर चिकित्सकीय जांच की जरूरत हो तो एयरपोर्ट क्लिनिक से शांतिपूर्वक कराइए, बिना शोर शराबे के, उसकी सहमति से। कॉल खत्म हुआ। टीम के चेहरों पर काम की धार दिखाई दे रही थी। किसी ने कॉफी मशीन ऑन की, किसी ने ईमेल थ्रेड में नए अटैचमेंट जोड़े। समय 7:41। आरव ने फिर एक बार गहरी सांस ली। उसने अपने पर्स से एक छोटा सा पुराना कागज निकाला। सालों पहले उनके पिता ने उसे दिया था। क्रोध से जीत आसान लगती है, पर सम्मान हमेशा कानून के रास्ते से लौटता है। उसने कागज वापस रख दिया। अंतिम 2 चरण, उसने कहा। 1, गृह मंत्रालय को मौखिक ब्रीफ, मैं खुद करूंगा। 2, डीजीसीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ एक संयुक्त कॉल, 15 मिनट में। टेम्पलेट तैयार रखें। टाइमलाइन, एविडेंस स्टेटस, प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन और नेक्स्ट स्टेप्स। नेक्स्ट स्टेप्स में साफ लिखिए, जॉइंट फील्ड टीम, एविडेंस सील, स्टाफ इंटरव्यूज और इंटीग्रेटेड रिपोर्ट 24 घंटे में, बिना मीडिया इंटरफेरेंस। कमरे की हवा में अब एक स्थिरता थी, जैसे तूफान से पहले की नहीं, बल्कि उस बारिश के बाद की जो धूल धो देती है। बाहर सुबह की रोशनी और साफ हो आई थी। आरव ने अपनी घड़ी फिर देखी और धीमे से कहा, चलते हैं। दिल्ली से आने वाली हर नई सूचना यहां मिरर हो। और याद रखिए, हमारा मकसद किसी को सज्जा देना नहीं, सच्चाई की जिम्मेदारी तय करना है। वही न्याय है। उसने आखिर में एक चीज और की, निजी नहीं मगर सबसे मानवीय। अपने फोन के मैसेज बॉक्स में पिता का नाम खोजा, टाइप किया, पापा सब ठीक है ना? उंगली सेंड पर ठिठकी। फिर उसने मैसेज डिलीट कर दिया। कानून की राह पर पहली पंक्ति भावनाओं से नहीं, तथ्यों से लिखी जाती है। उसने फोन जेब में रखा, जैकेट ठीक की और दरवाजा खुलते ही वही शख्स बाहर निकला जो अंदर आया था उससे अलग, शांत मगर निर्णय की तेज धार ली। दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ा विमान हल्की सुनहरी धूप में चमक रहा था। भीतर बोर्डिंग की आवाजें, सीट बेल्ट की खनक और अनगिनत फुसफुसाहटें एक साथ मिलकर एक धीमी गूंज बना रही थीं। गेट पर लंबी कतार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी।
इस भीड़ में रघुनाथ भी खड़ा था, चेहरे पर वही अडिग चुप्पी और हाथ में टिकट कसकर पकड़े। सुरक्षा जांच के दौरान मिले अपमान ने उसके कदमों को और धीमा कर दिया था, लेकिन उसकी पीठ अब भी सीधी थी। जब उसका बोर्डिंग पास स्कैन हुआ, मशीन ने हरी बत्ती दी, पर काउंटर पर खड़ी एजेंट ने माथे पर हल्की शिकन के साथ 2 बार स्क्रीन को देखा। उसने बिना मुस्कुराए बोर्डिंग पास लौटाया, मानो कह रही हो, हम अब भी यकीन नहीं करते। पास लौटाते हुए उसकी उंगलियों का ठंडा स्पर्श रघुनाथ को और भीतर तक खामोश कर गया। पीछे खड़े यात्रियों ने आंखों से इशारे किए। किसी ने मोबाइल थोड़ा उठाकर उसकी झोली और धूल भरे जूते की तस्वीर खींचने का प्रयास किया। एयर ब्रिज पर चलते हुए रघुनाथ ने कांच के पार झांक कर देखा। रनवे पर खड़ी हवाई जहाजों की कतार, धूप में चमकते उनके पंख। भीतर कहीं उड़ान की उत्सुकता हल्की सी लहर की तरह उठी, पर तुरंत ही सुरक्षा स्टाफ की रूखी आवाज और गार्ड का थप्पड़ उसके कानों में गूंजने लगा। हर कदम के साथ उसे वही आवाज याद दिलाती रही कि दुनिया ने उसे कैसे परखा है। कैबिन के दरवाजे पर 2 क्रू सदस्य खड़े थे। एक ने मुस्कुराने की औपचारिक कोशिश भी नहीं की। सीट नंबर? ठंडी आवाज आई। रघुनाथ ने टिकट आगे किया। क्रू मेंबर ने टिकट पर नजर डाली और तिरस्कार भरी निगाह से उसे देखा। वो सीट फिलहाल सर्विस में है, आपको पीछे बैठना होगा, उसने बिना किसी सफाई के कहा। रघुनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाकर आगे बढ़ गया। उसकी नई सीट खिड़की से दूर पीछे की ओर थी। संकरी गलियों में चलते समय 2 यात्री हल्का हटे, पर उनकी आंखों में वही संदेह और तिरस्कार की झलक थी। कोई जोर से नहीं बोला, पर धीमी आवाजों में उसकी ओर इशारे होते रहे। शायद एयरपोर्ट वाला ही होगा, लगता है मजदूर टाइप है। ऐसी फुसफुसाहटें सीटों की कतारों में फैलती रहीं। वह सीट पर बैठा तो ऊपर वाले बिन को बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी पास खड़ी एक महिला ने अपना बैग खींचकर और कसकर रखा, जैसे उसके छूने से कुछ गंदा हो जाएगा। पास वाली सीट पर बैठी एक युवती ने नाक पर रुमाल रख लिया। फ्लाइट अटेंडेंट आई और बाकी यात्रियों को पानी के गिलास बांटने लगी। रघुनाथ ने देखा कि उसके सामने और बगल की सभी पंक्तियों को पानी मिल चुका है, पर उसकी सीट पर कोई नहीं आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने झोले को गोद में रख लिया। 5 मिनट बाद वही अटेंडेंट लौटी, पर उसने भी अनदेखा किया। आखिरकार उसने धीमी आवाज में कहा, पानी मिल सकता है? अटेंडेंट ने बिना मुस्कुराए, बिना शब्दों के एक गिलास उसकी ट्रे पर रख दिया और तुरंत मुड़ गई। थोड़ी देर बाद क्रू का दूसरा सदस्य आया और बोला, सर, यह सीट बैलेंस के लिए सही नहीं है, आपको पीछे की ओर सीट पर जाना होगा। रघुनाथ ने उसकी आंखों में सीधे देखा, पर कुछ बोले बिना झोला उठाया और पीछे बढ़ गया। चलते समय गलियारे में बैठे 2 यात्रियों ने मोबाइल कैमरा ऑन कर दिया। किसी ने स्क्रीन हल्का घुमाकर उसकी चाल रिकॉर्ड की। सीट बदलने के बाद भी अपमान की परतें खत्म नहीं हुईं। टेकोनफ से पहले जब वह बेल्ट बांधने को झुका, तब वही क्रू सदस्य गलियारे से गुजरते हुए उसके कंधे से हल्का धक्का दे गया। यह इतना तेज था कि उसका सिर सीट से टकराया। सॉरी, शब्द बस होंठों तक आए, पर आवाज में कोई खेद नहीं था। आसपास बैठे यात्रियों ने देखा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। कई यात्रियों ने चुपचाप अपने फोन कैमरों से वीडियो बनाना शुरू किया। स्क्रीन की हल्की रोशनी गलियारे की धुंधली रोशनी में चमक रही थी। किसी की आंखों में सहानुभूति थी, पर जबान पर नहीं। कोई भी उस चुप्पी को तोड़ने के लिए तैयार नहीं था। रघुनाथ ने पल भर के लिए उन कैमरों की तरफ देखा, फिर अपनी आंखें खिड़की से बाहर आसमान पर टिकाईं, जहां नीली पृष्ठभूमि में उड़ते दूसरे जहाज थे। फ्लाइट धीरे धीरे टैक्सी करने लगी। इंजन की गड़गड़ाहट में यात्रियों की फुसफुसाहट घुल गई, पर रघुनाथ के कानों में अब भी वही थप्पड़ की गूंज थी, वही मैनेजर की कठोर आवाज। उसके भीतर कोई शब्द नहीं थे, बस एक गहरी सांस जो हर बार निकलते हुए उसकी दृढ़ता को और मजबूत करती जा रही थी। वह जानता था कि यह उड़ान केवल मुंबई तक नहीं, बल्कि उस सम्मान तक जाएगी जिसे किसी ने उसके कपड़ों से तौला था। दिल्ली से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद लखनऊ कमांड सेंटर की स्क्रीनें नई नई सूचनाओं से जगमगा उठीं। आरव मिश्रा ने पहले से बनाए गए सभी लिंक सक्रिय कर दिए थे। उनके ईमेल का जवाब गृह मंत्रालय, डीजीसीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी से आ चुका था।
संयुक्त कार्रवाई अनुमोदित। कोऑर्डिनेशन टीम ऑन रूट। अब अगला कदम जमीन पर था। उन्होंने मोबाइल पर एक गुप्त एनक्रिप्टेड कॉल लगाया। यह कॉल सीआईएसएफ के विशेष ऑपरेशन डेस्क को थी। कोड ग्रे डेल्टा इनिशिएट, उन्होंने शांत स्वर में कहा। यह वही कोड था जो बिना शोर किए एयरपोर्ट पर तत्काल सुरक्षा सक्रिय करने के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी ओर से बस 3 शब्द आए, कॉपी दैट सर। आरव ने अपने सहायक को आदेश दिया, दिल्ली की फ्लाइट लॉग में उस विमान का नंबर डालो। पायलट इन कमांड को सूचित करो कि कोई व्यवधान न हो, पर लैंडिंग के समय सीआईएसएफ की टीम रनवे पर अलर्ट रहे। मीडिया को भनक न लगे, बस रूटीन सेफ्टी चेक का संदेश जारी करो। सहायक ने तुरंत टर्मिनल के ग्राउंड स्टाफ को सिग्नल भेजा। मुंबई एयरपोर्ट के ऑपरेशंस हेड से उनकी अगली बात हुई। लैंडिंग से पहले सभी गेट्स पर ड्यूल लेयर स्क्रीनिंग रखिए। लाउंज में यात्रियों को सामान्य सूचना दीजिए कि सुरक्षा कारणों से कुछ देर अतिरिक्त लग सकती है। किसी को घबराने का कारण न दें, पर हर फुटेज और बोर्डिंग डेटा सील होना चाहिए। उधर दिल्ली में एयरपोर्ट के इंटरनल कमांड रूम में एक अप्रत्याशित हलचल शुरू हो चुकी थी। सीआईएसएफ की 2 टीमों को ब्रीफ दिया जा रहा था, एक रनवे पर, दूसरी टर्मिनल 3 के ग्राउंड ऑपरेशन में। किसी को अब तक पूरा कारण नहीं पता था, बस इतना कि वीआईपी का कानूनी निर्देश पर विशेष निगरानी की आवश्यकता है। आरव ने खुद को संयत रखा। उन्होंने अपने टैबलेट पर एक मानचित्र खोला जिसमें विमान की वास्तविक समय की लोकेशन और अनुमानित लैंडिंग टाइम दिख रहा था। उन्होंने फील्ड टीम को आखिरी निर्देश दिए, जैसे ही विमान लैंड करे, रनवे से टैक्सी करने तक हर कैमरा रिकॉर्डिंग डुप्लीकेट कीजिए। दोषी ग्राउंड स्टाफ और मैनेजर को बिना शोर पर पूरे सम्मान के साथ अलग कीजिए। उन्हें हिरासत नहीं, इंक्वायरी रूम तक केवल पूछताछ के लिए ले जाइए। यात्री मोबाइल फुटेज के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट न करें, पर जो लोग खुद आकर दें, उनके डेटा की चेन ऑफ कस्टडी तुरंत शुरू हो। मुंबई में सुबह की धूप और तेज हो चुकी थी। विमान ने शहर के आसमान में प्रवेश करते ही टॉवर से क्लियरेंस लिया। पायलट ने सामान्य लैंडिंग का ऐलान किया, पर भीतर यात्रियों को पता नहीं था कि रनवे पर पहले से कितनी परतों में सुरक्षा तैनात है। जैसे ही पहिए रनवे को छुए, 2 सफेद जिप्सियां और एक एम्बुलेंस साइड लेन पर आ खड़ी हुईं। एयरपोर्ट सुरक्षा के वरिष्ठ अधिकारी, मीडिया सेल का एक छोटा दल और सीआईएसएफ की विशेष टीम तैयार खड़ी थी। यात्रियों को लगा यह शायद रूटीन चेक है, पर सटीक समन्वय किसी और कहानी का संकेत दे रहा था। फ्लाइट के गेट खुलते ही ग्राउंड स्टाफ को पहले बाहर बुलाया गया। रूटीन डॉक्यूमेंटेशन कहकर उन्हें एयरसाइड रूम में ले जाया गया। वही मैनेजर जिसने दिल्ली में रघुनाथ पर चिल्लाया था, अचानक चारों ओर की चुप्पी को पढ़ने की कोशिश करने लगा। 2 सीआईएसएफ अधिकारी उसके साथ थे। कोई हाथ नहीं पकड़ा, बस आगे चलने का इशारा किया। एक और टीम सीधे कॉकपिट और केबिन क्रू की ओर बढ़ी। रूटीन सिक्योरिटी ब्रीफ कहकर 2 क्रू सदस्यों को अलग किया गया। उनके मोबाइल और आईडी कार्ड सुरक्षित बैग में सील किए गए। यात्रियों ने अपने फोन से यह नजारा रिकॉर्ड करना शुरू किया, पर अब तक किसी को असल वजह नहीं मालूम थी। बाहर मीडिया वैनों की कतार लग चुकी थी, पर टर्मिनल के अंदर किसी को घुसने की इजाजत नहीं थी। एयरपोर्ट पीआर ने सिर्फ इतना कहा, एक नियमित सुरक्षा जांच चल रही है, कृपया अफवाह न फैलाएं। इसी बीच कमांड सेंटर का दरवाजा खुला और आरव मिश्रा खुद अंदर आए। ग्रे ब्लू शर्ट, नेवी जैकेट और गले में आईडी कार्ड। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, बस कानून की ठंडी दृढ़ता। उनकी नजर सीधे उस कॉन्फ्रेंस टेबल पर गई जहां सीआईएसएफ कमांडर और एयरपोर्ट हेड फुटेज देख रहे थे। आरव ने बिना भूमिका के कहा, इंसिडेंट टाइम 6:30 से 6:45। दिल्ली बोर्डिंग जोन की पूरी फुटेज स्क्रीन पर लगाइए। स्क्रीन पर वही दृश्य उभरा, कांच की दीवारों से छनती धूप, भीड़ और फिर मैनेजर की चीख, गार्ड का थप्पड़। कमरे में हल्की सिसकारी गूंज उठी। ये फुटेज अब सुरक्षित है, कमांडर ने कहा। सभी कैमरा एंगल डुप्लीकेट किए जा रहे हैं। संबंधित मैनेजर और गार्ड को पूछताछ रूम में रखा गया है। केबिन क्रू से भी प्रारंभिक बयान लिया जा रहा है। आरव ने सिर हिलाया। अच्छा,
अब यात्रियों के मोबाइल फुटेज स्वेच्छा से एकत्र कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं। जिन लोगों ने रिकॉर्ड किया है उन्हें डेटा प्रोटेक्शन का लिखित आश्वासन दें। इस पूरी प्रक्रिया में किसी की निजता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। उन्होंने धीमे स्वर में जोड़ा, याद रखिए, यह बदले की कार्रवाई नहीं है, यह न्याय है। जिन लोगों ने गलती की है उन्हें कानून के अनुसार जवाब देना होगा, पर गरिमा के साथ, कोई अपमान नहीं। फिर वह स्वयं बाहर गए। टर्मिनल के गेट पर खड़ी मीडिया भीड़ ने कैमरे उठाए। आरव ने हाथ उठाकर बस इतना कहा, अभी जांच जारी है, बिना तथ्य के कोई बयान नहीं। उनकी आवाज में वह सख्ती थी जो भीड़ को शांत कर देती है। भीतर रनवे पर विमान अब पूरी तरह खाली हो चुका था। रघुनाथ अपनी सीट से उठे और गलियारे से बाहर आए। उन्होंने देखा कई कैमरे उनकी ओर मुड़ रहे हैं, पर कोई सवाल नहीं कर रहा। बाहर खड़ा एक सीआईएसएफ अधिकारी उन्हें धीरे से एक अलग गलियारे में ले गया। सर, कृपया हमारे साथ आइए, यह सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए है। आरव उस गलियारे के अंत में खड़े थे। पिता और पुत्र की नजरें मिलीं। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी नमस्ते की मुद्रा में सिर झुका दिया, मानो यह कह रहे हों कि बाकी सब शब्द कानून बोल देगा। टर्मिनल के भीतर अब भीड़ बढ़ती जा रही थी। मीडिया, यात्री और एयरपोर्ट स्टाफ सभी इस अनदेखे लेकिन सटीक अभियान के गवाह थे। पर पूरे हॉल में बस एक ही चीज गूंज रही थी, शांत और निर्णायक न्याय की आहट। मुंबई एयरपोर्ट का आगमन टर्मिनल अब सुबह की भीड़ से भर चुका था। रोशनी में चमकते फर्श पर कैमरों की चमक और मोबाइल फ्लैश की झिलमिलाहट मिलकर एक अनोखी चमक पैदा कर रही थी। हर कोने में हलचल थी। मीडियाकर्मी, यात्रियों की भीड़, एयरपोर्ट स्टाफ और सीआईएसएफ के जवान। लेकिन इस हलचल के बीच एक गहरी, अनुशासित चुप्पी थी, मानो सभी किसी निर्णायक क्षण का इंतजार कर रहे हों। रघुनाथ को सुरक्षित गलियारे से बाहर लाया गया। उनके कदम अब भी स्थिर थे, चेहरा शांत, पर आंखों में एक अनकही दृढ़ता। फ्लैश लाइट्स उन पर पड़ रही थीं, पर वे न तो चौंके न ही झुके। चारों ओर कैमरे थे, लेकिन उनके भीतर कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ अपने सम्मान को संभालने का धैर्य। एयरपोर्ट के मुख्य हॉल में एक छोटा मंच तैयार था। वहां पहले से ही मीडिया को थोड़ी दूरी पर रोक दिया गया था। सामने आरव मिश्रा खड़े थे, सीधी कमर, गहरे नीले ब्लेजर में, चेहरे पर वही शांत संकल्प। उनके दाहिने तरफ डीजीसीए के अधिकारी, बाईं ओर एयरपोर्ट अथॉरिटी का प्रतिनिधि और सीआईएसएफ कमांडर मौजूद थे। भीड़ में एक फुसफुसाहट फैली। यही हैं वो अधिकारी जिनके पिता के साथ दिल्ली में बदसलूकी हुई थी। लेकिन किसी ने ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा। सबकी नजरें आरव पर टिक गईं। आरव ने माइक संभाला। आवाज में कोई उत्तेजना नहीं, पर हर शब्द गूंज की तरह साफ। मेरे पिता का अपमान केवल एक पिता का नहीं, हर उस आम यात्री का अपमान है जो साधारण कपड़ों में सफर करता है। कानून सब पर बराबर है। वर्दी या पद से ऊपर इंसानियत और न्याय है। आज हम सब यहां किसी बदले के लिए नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए खड़े हैं कि सम्मान पहनावे से नहीं, व्यवहार से नापा जाता है। कुछ पल का मौन। फिर उन्होंने आगे कहा, दिल्ली एयरपोर्ट पर हुए इस पूरे प्रकरण की जांच पूरी पारदर्शिता से होगी। प्राथमिक तथ्यों के आधार पर एयरपोर्ट मैनेजर, ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा गार्ड और संबंधित केबिन क्रू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। डीजीसीए और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इनके खिलाफ आपराधिक और प्रशासनिक दोनों कार्यवाहियां शुरू कर दी हैं। सभी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, यात्रियों के मोबाइल फुटेज और स्टाफ के बयान अदालत में प्रस्तुत किए जाएंगे। यह निर्णय आज ही से लागू है। इन शब्दों के साथ मीडिया सेक्शन में हल्की सरगर्मी फैल गई। कैमरे और माइक्रोफोन एक साथ आगे बढ़े, लेकिन आरव ने हाथ उठाकर संकेत दिया, आज कोई सवाल नहीं, अदालत बोलेगी, कानून सुनेगा। उन्होंने माइक्रोफोन हटाया और भीड़ की ओर सिर झुकाया, फिर धीरे से अपने पिता की ओर बढ़े। रघुनाथ वहां खड़े थे, अभी भी उस दिन की पूरी यात्रा की थकान और अपमान अपने भीतर समेटे। आरव उनके सामने रुक गए। एक क्षण के लिए दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा, बिना शब्दों के, बस यादों की लहरें दोनों को जोड़ रही थीं। पिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, तूने गुस्से से नहीं, कानून से मेरा सम्मान लौटाया। उनकी आवाज धीमी थी,
लेकिन पूरे हॉल में गूंज उठी। आरव ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। यह वह क्षण था जहां शब्दों से ज्यादा खामोशी बोल रही थी। उसी समय टर्मिनल में खड़े यात्रियों में से किसी ने तालियां बजाईं। धीरे धीरे यह तालियां पूरे हॉल में फैल गईं। मीडिया, आम यात्री, एयरपोर्ट स्टाफ सब एक साथ खड़े हो गए। यह कोई औपचारिक सम्मान नहीं, बल्कि आत्मा से निकला स्वीकार था। लोग सिर झुकाकर रघुनाथ को देख रहे थे, मानो उनके भीतर छुपी गरिमा को अब सच में पहचान रहे हों। रघुनाथ ने चारों ओर देखा। वही लोग जो कुछ घंटे पहले उसकी पुरानी शर्ट और झोले को तिरस्कार से देख रहे थे, अब सिर झुकाकर सम्मान दे रहे थे। उनके चेहरे पर कोई गर्व नहीं, केवल शांति थी। एयरपोर्ट के बड़े डिस्प्ले बोर्ड पर एक साथ कई संदेश चमक उठे। सुरक्षा और सम्मान साथ साथ, हर यात्री बराबर। यह महज स्लोगन नहीं, उस दिन की असल सीख थी। जब तालियों की गूंज थोड़ी धीमी हुई, आरव ने पिता का हाथ थाम लिया और धीरे से कहा, चलिए पापा, घर चलते हैं। रघुनाथ ने हल्की मुस्कान दी। चलो बेटा, आज घर वहीं है जहां न्याय की हवा बह रही है। दोनों धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़े। भीड़ खुद ब खुद किनारे हो गई, रास्ता बन गया। कैमरों की फ्लैश फिर से चमकी, पर अब उसमें सनसनी नहीं, सम्मान था। बाहर निकलते समय सुबह की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ी। ये केवल एक परिवार की जीत नहीं थी, बल्कि हर उस व्यक्ति की जीत थी जिसने कभी अपने कपड़ों, अपनी सादगी या अपने हालात के कारण तिरस्कार झेला हो। रघुनाथ ने आसमान की ओर देखा, वही आसमान जिसने कुछ घंटे पहले उन्हें चुपचाप अपमान का गवाह बनाया था। अब वही आसमान उनके सम्मान की वापसी का साक्षी बन रहा था। बिना किसी शोर के पिता पुत्र कार की ओर बढ़े। पीछे अब भीड़ थी, तालियों की आखिरी गूंज थी, और वह संदेश जो हर दिल में उतर चुका था, सम्मान कपड़ों का नहीं, इंसानियत का होता है।